हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन के साथ हम हाजिर हो गए हैं। मोटिवेशनल कोट और आपके साथ में हाइलाइट्स प्लस इंडियन एक्सप्रेस प्लस द हिंदू का जो एडिटोरियल एनालिसिस, इतनी सारी चीज़ें हमें आज कंप्लीट करनी है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि हमें मालूम है अभी बजट पेश होने वाला है, तो जैसे जैसे बजट पास होने वाला होता है या आने वाला होता है ना, वैसे वैसे हर दिन आपको आर्टिकल्स नए नए दिखाई देंगे। अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली प्रोजेक्शन लगाया जाता है कि आने वाले बजट में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए सो दैट जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो कर सके। तो इसको ही ध्यान में रख करके आज जो आर्टिकल्स हैं बेसिकली उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात की गई है कि बजट आने वाला है और बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हमें मालूम है कि 40 to 50% जनता जो है वो एग्रीकल्चर में कभी कभी अभी आपने देखा है कि डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे, बट अभी भी बहुत बड़ी जनता जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर हमारा बूम कर रहा है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे, भले उसका आउटपुट जो हो वो जीडीपी के लिए उतना अच्छा ना हो। ठीक है, तो इसलिए बात की गई है कि आज का जो आर्टिकल है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या कमियां हैं इसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ में कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है, लूप होल कहाँ पर निकल करके आ रहा है इसके बारे में बात की जाएगी। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आपको एक बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन मिलेगा। जितनी भी आपकी अभी तक की समझ है उसमें एक और वैल्यू एडिशन होगा, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा आर्टिकल है वो हमारे जो यूनिकॉर्पोरेटेड सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है उसके बारे में है। तो सारे एक्सपेक्ट्स के ऊपर में हम बात करेंगे। इकोनॉमी से रिलेटेड आज का जो आर्टिकल है बेसिकली रहने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं। तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइलाइट्स और एक मोटिवेशनल कोट। तो हाइलाइट्स के थ्रू सबसे पहले देख लेते हैं। ऐसे तो मैंने ओवरव्यू दे दिया है किन टॉपिक्स पे हमें बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन सर्च ऑफ जॉब टेक्नोलॉजी मस्ट बी हार्नेस्ड फॉर ईजिंग बर्डन एंड फॉर एफिशिएंसी। यहाँ पे जो ये आर्टिकल है बेसिकली मैं दो आर्टिकल्स को आपको मर्ज करके पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये जो दो आर्टिकल हैं, एक तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या चीज़ें हो रही हैं, अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके बारे में है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन हो रहा है और किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि हमें मालूम है कि जो छोटे छोटे इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, हम बात करेंगे फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें अभी एम्प्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है क्योंकि हमें मालूम है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर 90% आबादी काम कर रही है, बट ये जो डिक्लाइन है वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड से रिलेटेड है, पर्टिकुलर किसी फील्ड से रिलेटेड है और यूनिकॉर्पोरेटेड जॉब से रिलेटेड है। तो इसको ओवरव्यू ना समझ के केवल 2-3 सेक्टर्स में इस आर्टिकल में बात की गई है कि जॉब डिक्लाइन हो रहा है और क्यों डिक्लाइन हो रहा है। तो दोनों चीज़ों को हम मर्ज करके देखेंगे और कैसी पॉलिसी बननी चाहिए इन सारे जो चैलेंजेस है उसको दूर करने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपका पूरा आर्टिकल होगा वो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड होगा। अगला जो आर्टिकल है वो है व्हाट डज महाराष्ट्र पब्लिक सेफ्टी बिल। तो ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल है ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है आपका। ये भी आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, पेपर 3 से ही रिलेटेड होगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर बेसिकली नक्सलिज्म को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई हैं, बट हम बात करेंगे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से और साथ के साथ में हम बात करेंगे कि और किन स्टेट्स में इस तरीके के बिल आए हैं अभी तक और क्यों अपोज हो रहा है इस बिल का। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला जा रहा है चूजिंग द राइट ट्रैक टू कट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहने का क्या मतलब है कि जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद जो किसानों को लॉस हो रहा है उसमें कट करने की ज़रूरत है, सो दैट हमने देखा कि किसानों के साथ आत्महत्या के केसेस वो बहुत लॉस में चल रहे हैं, इन तरीके की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कारण क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट जो उनको लॉस होता है ना, इसकी वजह से उनका जो ये आत्महत्या सुसाइडल चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या ऐसे चैलेंजेस है जिसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस हो रहा है और इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर से आपके यहाँ पे टॉपिक है, लेकिन ये सभी के सभी जो है वो जीएस पेपर 3 से ही रिलेटेड है। तो आज आपके जीएस पेपर 3 में हर जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो और चाहे वो आपके इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का है। आइंस्टीन के बारे में आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि कितने फेलियर्स के बाद में उन्होंने किसी चीज़ के बारे में क्या किया था,
सोचा था। ऐसे ही स्टोरी है एल्बा एडिशन की, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो उनके भी बहुत सारे जो प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट्स रहे थे वो फेल रहे थे बहुत लंबे समय तक, और उसके बावजूद भी उन्होंने फाइनली जाकर के बल्ब का जो इन्वेंशन कर लिया था। तो बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हुए हैं ना, वो कभी भी फेलियर से डरे नहीं है। तो आइंस्टीन का भी एक कथन है, एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। सही बात है कि अगर किसी इंसान ने गलती नहीं की है ना जीवन में कोई भी, तो फिर वो कुछ नया सीख ही नहीं पाएगा, या फिर कोई नया चीज़ सीखने के लिए उसने कभी ट्राई ही नहीं किया होगा। क्योंकि जब भी आप अपने, कहना चाहिए कि एक एटमॉस्फेयर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम करते हैं, आपको डेफिनेटली एक तरीके से आती है कहीं ना कहीं पे चैलेंज आपको फील होता है। और उसके बाद में जब आप वो चीज़ को करते हैं जो कि आपने कभी नहीं किया है, वो आपके कंफर्ट लेवल से बाहर की चीज़ थी, आपने किया, कई बारी होता है डिसीज़न हमारा सही होता है, कई बारी हम क्या कर जाते हैं, डिसीज़न हमारा गलत हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन उन गलतियों से हम सीखते हैं, वहाँ पर हम हारते नहीं हैं। और अगर हम उन गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हम कुछ नया सीख करके, नए एक्सपीरियंस अपने माइंड में, अपने लाइफ में ऐड करके आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जिसने कभी कोई गलती नहीं की है, मतलब समझ लो कि उसने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया है। क्योंकि आप नया ट्राई करने जाओगे, आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, चैलेंजेस आएंगे, उनको ओवरकम करके ही इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ में आपने क्या सीखा, यहाँ पर बात यह है कि कोई भी नई चीज़ जब हम करने जाए ना, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही है, तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होगा और मैं इसको ट्राई करूँ या ना करूँ, शुड आई ट्राई और नॉट। तो यहाँ पर बात ये होती है ना कि करके देख लीजिए एक बारी, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक गलती हो जाएगी आपसे, बट आप उस चीज़ों से सीखेंगे तो सही हो सकता है कि आप अपने आने वाले जो लोग हैं, आपके जो छोटे जो भाई बहन हैं, उनको आप समझा पाएँ कि देखो यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, यहाँ से आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये सारी जो चीज़ें ना, मिस्टेक करते हैं, नया सीखते हैं, और हमारा एक्सपीरियंस ही भी बढ़ता है उससे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर ज्ञान की बातें तो हो गई, अब यहाँ पर हम नॉलेज ले लेते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में, अपने पेपर को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला जो ये टॉपिक है, ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर मेंस में अलग से कृषि एक टॉपिक ही है, जहाँ पर कृषि से संबंधित बहुत सारे अलग अलग मुद्दों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जो सबसे पहली बात क्या बोली जा रही है, चूजिंग द राइट ट्रैक टू कट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही किसान कोई फसल को उगाता है, उसके बाद में, उस फसल की कटाई के बाद में जब किसान उसको बेचने के लिए जाता है, तो बहुत सारे जो है दिक्कतें, बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है, और इसकी वजह से उस किसान को लॉस बहुत ज़्यादा होता है। किस तरीके के लॉस होते हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए कि कोई फसल है, मान लीजिए जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये ऐसी फसलें हैं जो कि 1-2 दिन अगर इसमें डिले हुआ बेचने में, या फिर स्टोरेज में उनकी डिले हुआ, तो ये फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो क्या होता है, किसानों को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इससे। ठीक है, तो बात की गई है कुछ यहाँ पर आंकड़ों के माध्यम से कि इंडिया रैंक 2nd इन ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए कि एक्सपोर्ट हमारा कितना है, तो ओनली 2.4%। यहाँ पर आंकड़ों से आप अपने आंसर राइटिंग की भी शुरुआत कर सकते हैं कि जब आपके क्वेश्चन बने आपसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कमियाँ हैं और रिफॉर्म की कितनी ज़रूरत है, सबसे पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए कि हम 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट अगर हमारा एक्सपोर्ट देखा जाए वर्ल्ड वाइड, तो हमारा एक्सपोर्ट केवल और केवल 2.4% का है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। तो ये जो है बहुत बड़ा आपको दिख रहा है लूप होल, क्योंकि हम इतने बड़े लेवल पे उत्पादन कर रहे हैं, बट एक्सपोर्ट हम इतना कम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कम क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये कारण है कि जितना भी हम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा जो है वो किस पे चला जा रहा है, वेस्ट चला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज की कमी है। दूसरी बात यह है प्रोडक्टिविटी की कमी है, लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। साथ के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है इनेबिलिटी टू मीट डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। एक्सपोर्ट जब हम किसी चीज़ को करते हैं ना, तो अभी आपने प्रीवियस कुछ महीनों में देखा होगा कि हमारे यहाँ के कुछ मसालों के ऊपर में विदेशों में क्या हुआ है, बैन लगाया गया है, क्योंकि उसमें एथिल जो आपके मिले हैं, ETO वगैरह मिला है, जो कि कैंसरस कॉज है, कैंसरस का कारण बनता है, कैंसरस जो डिजीज़ होती है उसका कारण बनता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन तो हम 2nd लार्जेस्ट लेवल पे कर रहे हैं, बट एक्सपोर्ट कम है। क्यों कम है, क्योंकि एक तो प्रोडक्टिविटी की दिक्कत है, दूसरी हम जो
इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारे जो फूड्स हैं, जो आपके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो डिमांड है वो वर्ल्ड वाइड कम हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। दूसरी बात ये है कि कोल्ड स्टोरेज जो सिस्टम होता है कि कोई भी सामान जो है उसको लंबे समय तक बचा करके रखा जाए ख़राब होने से, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम चाहिए। कोल्ड स्टोरेज जहाँ पर आपको ठंडा वातावरण मिले, सो दैट कि आपके जो फल हैं, आपकी सब्जियां हैं जो, और साथ के साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, वो ख़राब ना हो। अगर उनको ज़्यादा समय तक हम स्टोर करके रख पाएंगे तभी तो हम उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये सारे जो चैलेंजेस हैं, प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड और कोल्ड चेन स्टोरेज की, इसकी वजह से जो किसानों को सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। और यही कारण है कि हम प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बट एक्सपोर्ट जो है हमारा वो कम हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात बोली गई है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का अमाउंट कितना है, तो यहाँ पर एक स्टडी लाई गई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा 2022 की जो स्टडी है, और इसमें बोला गया है कि लगभग 1,52,000 करोड़ का जो एनुअल लॉस जो है वो हो रहा है। क्योंकि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि फसलों की जब कटाई हो जा रही है या पूरा जो उत्पादन है वो कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद हम उसको प्रिजर्व करके नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए इतना करोड़, मतलब कि लगभग 1.5 लाख करोड़ का हमें एनुअली नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया में कारण क्या है। इंडिया में क्या है, अ क्लोजर लुक एट इंडियाज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो इंडिया में क्या चीज़ें हैं, इंडिया में अगर हम देखें परसेंटेज वाइज, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द बिगेस्ट लॉस इज़ फ्रॉम पेरिसेबल कमोडिटीज़। पेरिसेबल कमोडिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी कमोडिटीज़ जो कि ऐसे अनाज, ऐसे उत्पादन फसलें जो कि क्या हो रही हैं, जिनको जो नष्ट हो सकती हैं बहुत जल्दी, लाइक अंडा हो गया। साथ के साथ में अगर आप बात करें मीट जो होता है वो भी अगर ज़्यादा दिनों तक रखा जाए तो वो ख़राब हो जाता है, सड़ने लग जाता है। ठीक है, और साथ के साथ में अगर बात की जाए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये सारे क्या होते हैं, पेरिसेबल कमोडिटीज़ होती हैं। पेरिसेबल कमोडिटीज़ जैसा मैंने बताया, नष्ट होने वाली कमोडिटीज़। और हमारे यहाँ पे अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो इन्हीं पेरिसेबल कमोडिटीज़ में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि चावल है, गेहूँ है, इसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं, ये लंबे समय तक भी ख़राब नहीं होते हैं। बट ये जो पेरिसेबल कमोडिटीज़ होती हैं ना, ये क्या होती हैं, इनके जो लाइफ जो है वो बहुत कम होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा दिन तक इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, अनटिल एंड अनलेस कि आपने वैसा सिस्टम बना रखा है, कोल्ड स्टोरेज आपके पास व्यवस्था है। अगर आपके पास में कोल्ड स्टोरेज चेन वाली सिस्टम नहीं है तो आप इन सामानों को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं प्रिजर्व करके। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया को बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉस हो रहा है एग्स में, मीट में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। और यही पेरिसेबल कमोडिटीज़ जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का सबसे बड़ा कारण है। अब यहाँ पर बोला गया है कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो किसान हैं वो कौन से हैं, मार्जिनलाइज, जो सीमांत जो किसान होते हैं, SMF बोला जाता है इनको। ये जो है बेसिकली ये जो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज जो फार्मर्स हैं, जिनके पास में 2 एकड़ से कम की ज़मीन होती है, तो हमारे यहाँ पे छोटे जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और छोटे किसान जो हैं उनका जो अनाज जो उत्पादन करने का जो क्षमता है वो ऑलरेडी कम है। तो वो क्या करते हैं, इस तरीके के जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सीजनल जो होते हैं, इन सब में वो क्या करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि उनके पास बड़ी ज़मीन कम है, छोटे लेवल पे उनको धान और गेहूँ उगा करके कोई खास फ़ायदा होगा नहीं। तो वो सोचते हैं क्या कि इन सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, पशुपालन वगैरह, साथ के साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, जिनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई लो होते रहते हैं, तो वो ऐसी कमोडिटीज़ को उगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ऊपर में, हमारे यहाँ पे इन सारे पेरिसेबल जो कमोडिटीज़ हैं उनका जो अगर आप देखेंगे कि उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास में कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो है वो बहुत क्या है, एक तरीके से कहना चाहिए कि कनेक्टिविटी नहीं है। जो मान लीजिए कि छोटे गाँव में रहने वाला किसान है, वो कोई चीज़ उगा रहा है, तो उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उसका जो ये सामान है, पेरिसेबल जो कमोडिटीज़ हैं, वो सही समय पर शहरों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का गैप और कनेक्टिविटी गैप होने की वजह से उसका जो सामान है वो सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुंच पा रहा है। स्पेशली कहाँ पर, मंडी में पहुँचना चाहिए, शहरों में पहुँचना चाहिए, छोटे कस्बों में पहुँचना चाहिए। तो जब फार्मर उगा रहा है सही समय पर उनकी पेरिसेबल कमोडिटीज़ जो कि नष्ट हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, वो सही समय पर
सही जगह नहीं पहुंच रही हैं, इसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर बोला गया है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे जो कि हेल्प करती हैं। यहाँ पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बोला गया है कि जो इंडियन रेलवे है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करती है। और कहाँ पर? ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप डाटा उठा करके देखेंगे, इंडियन रेलवे का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होता है, जहाँ से इंडियन रेलवे को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, वो है फ्रेट जो मालगाड़ी वगैरह देखते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि पैसेंजर ट्रेन को रोक करके पहले मालगाड़ी को जाने क्यों दिया, क्योंकि उसके थ्रू ही जो है रेलवे का क्या होता है, पूरे देश में जितना भी फूड प्रोडक्ट्स हैं और स्टील वगैरह है, कोयला वगैरह है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं रेलवे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इसलिए नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी है कि रेलवे का जो टोटल रेवेन्यू जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से अर्न हो रहा है, वो जो सप्लाई यहाँ पर हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। और ये सप्लाई कैसी है? एग्रीकल्चरल सप्लाई। स्पेशली कोविड के समय में हमने देखा कि कोविड के समय में तो स्पेशली ट्रेनें भी चलाई गई किसानों का जो फूड प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचाने के लिए, उसकी भी हम बात करेंगे। तो हम साथ के साथ में अगर कोविड के टाइम पे कोई ट्रैवल करता था तो आपने देखा होगा, स्पेशली मैंने तो देखा है, जब हम कोविड के टाइम पे कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर क्या होता था कि आपको नॉर्मल डेज़ की तुलना में सबसे ज़्यादा दूध वगैरह भी जो है वो ट्रेनों से सप्लाई हो रहे थे। बड़े बड़े जो कंटेनर होते थे उसको ले करके जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं या फिर पशुपालन करने वाले लोग हैं वो ट्रेन में उस चीज़ों को रख करके एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे थे। तो रेलवे का जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है। और यहीं पर जो है वो कोई छोटे गांव का किसान जो है वो मात खा जाता है, क्योंकि रेलवे तक पहुंच की सुविधा हर जगह पे आपको स्टेशंस नहीं दिखेंगे, बहुत ज़्यादा स्टॉपेज नहीं दिखेगा, हर छोटे स्टेशन पे आपको बड़ी बड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज भी नहीं दिखेगा। पहली दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि जो गाँव के लेवल पर जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है एक तो कॉस्टली भी ज़्यादा है और दूसरा ये है कि टाइम टेकिंग भी ज़्यादा है। जितनी तेज़ी से ट्रेन पहुंचेगी किसी जगह पे उतनी तेज़ी से कोई ट्रक और बस तो पहुंच नहीं सकती है। मतलब डिफरेंट होता है। मतलब कहना चाहिए कि छोटे किसानों के लिए जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, उनका सामान जो है वो ख़राब होने लग जाता है और ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो होता है। फाइनली यहाँ पर जो चीज़ें निकल करके आई हैं, कुछ अभी इंडियन रेलवे की वजह से कुछ कहना चाहिए कि अच्छी चीज़ें देखी ज़रूर गई है इस फील्ड में। यहाँ पर बात की गई है डाटा के थ्रू कि अभी जो फिस्कल ईयर रहा 2022 का, वहाँ पर जो ये अकाउंट किया गया है कि लगभग 75% जो है फर्टिलाइज़र, स्टील, एग्रीकल्चर, इन सारी कमोडिटीज़ के थ्रू क्या किया गया है, इंडियन रेलवे ने एक जगह से दूसरे जगह पे सामान पहुँचा करके 75% की अर्निंग की है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बड़ा जो इकोनॉमी का सेक्टर है वो रेलवे के ऊपर डिपेंड कर रहा है और रेलवे को भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन सारी चीज़ों से। साथ के साथ में अगर बात की जाए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सर्वे की, तो यहाँ पर बात की गई है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि रेलवे जो है, इंडियन रेलवे जो है वो 90% जो है फूड ग्रेन्स को क्या कर रही है, एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचा रही है। यानी कि अनाज के लेवल पे भी अगर देखा जाए, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, अगर हम स्टील, फर्टिलाइज़र, कोयला इसको साइड में कर दे रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन से, तो केवल और केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो 90% जो है वो कहाँ से, इंडियन रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे अब जो है वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए रेलवे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रहा है। तो कहीं ना कहीं बात क्या है कि दिक्कत पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो क्यों रहा है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, इस वजह से स्टोरेज की दिक्कत है, कोल्ड स्टोरेज की दिक्कत है, इस वजह से हो रहा है। साथ के साथ में जो हम स्टैंडर्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो है नॉर्म, जो कहना चाहिए स्टैंडर्ड जो है बाकी सारे विदेशी प्रोडक्ट्स की तुलना में, उसको हमारे अनाज फॉलो नहीं कर पा रहे, फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसलिए ये जो है अनाज उगाने के बाद की दिक्कत, कटाई के बाद, फसल कटाई के बाद की दिक्कत निकल करके आ रही है। अब यहाँ पर रेलवे का आपने इतना इंपॉर्टेंस देख लिया कि रेलवे अच्छा खासा रोल अदा कर रही है एग्रीकल्चर में इस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए। यहाँ पर बात की गई कि रेलवे इनिशिएटिव क्या चला रहा है। तो रेलवे ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि हमने कोविड के टाइम में भी देखा था कि रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। तो उस रेलवे ने क्या किया है, अभी यहाँ पर स्पेशली जो पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं उसके लिए रेलवे ने चालू किया है फ्रेट ऑपरेशन, ठीक है। और ये इम्प्रूव किया है अपने फ्रेट ऑपरेशन को, जितना भी माल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे अलग से इनिशिएटिव चला रही है। और स्पेशली उन सामानों के लिए जो कि पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं, यानी कि नष्ट होने वाली कमोडिटीज़ हैं, जिनको जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने की
ज़रूरत है, लाइक फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपके मीट हो गया, एग हो गया, इन सब सारी चीज़ों को, ठीक है। साथ के साथ में अगर आप देखें कि कोविड-19 जब पेंडेमिक आया था उस समय भी रेलवे ने काम किया था और यहाँ पर स्पेशली किसान स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी जिसको नाम दिया गया था किसान रेल। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको दूर करने के लिए जो है वो रेलवे भी काम कर रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए किसान रेल इनिशिएटिव जो है वो रेलवे के द्वारा चलाया गया था। और स्पेशली ये इसीलिए था कि एग्रीकल्चरल जो फूड्स हैं उनका जो है क्रॉप्स हैं उनका एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाए, कहना चाहिए कि ईजी हो जाए इसके लिए। और जो लॉस है किसानों को उनकी फसल ख़राब होने पे जो लॉस होता है उन चीज़ों को बचाया जा सके। तो किसान रेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। दूसरी बात ये है, यहाँ पर बोला गया है कि जो अगर हम बात करते हैं ना कि कहा जाता है कि कितना ज़्यादा रेलवे जो है वो काम कर रहा है। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि रेलवे जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किसान रेल वगैरह चला रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसका सामना जो है इंडियन रेलवे को भी करना पड़ रहा है। कैसे चैलेंजेस? चूँकि उनको बहुत ज़्यादा किसानों को सुविधा देनी है, उसके लिए चाहिए उनको फंडिंग, उनको चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो है वो रेलवे को कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। इस वजह से जो और ज़्यादा बेटर काम कर सकती है इंडियन रेलवे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो सपोर्ट दे सकती है वो अभी नहीं दे पा रही है। तो जो चैलेंजेस है उसको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कमी, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि रेलवे के अंदर में जो यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुँचाया जाता है, तो ट्रेन के अंदर भी कुछ ऐसा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम जैसी चीज़ होनी चाहिए। मान लीजिए कि कभी ट्रेन लेट हो गई, कभी वेदर जो है वो ख़राब है, इसकी वजह से हमने देखा है कि इंडिया में ट्रेनें एक 24-24 घंटे तक भी डिले हो जाती हैं या फिर कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर ट्रेन के अंदर भी होना चाहिए कुछ कोल्ड स्टोरेज सिस्टम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट कि ट्रेन के अंदर भी जो है सामान, ये सारे पेरिसेबल कमोडिटीज़ वो क्या ना हो सके, ख़राब ना हो सके। तो इस तरीके की कुछ एक दो कमियां हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और साथ के साथ में अगर बात की जाए कि रेलवे का एक और फ़ायदा क्या है, तो इन्वायरमेंट के लेवल पे भी रेलवे का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर हम रोड के माध्यम से, ट्रक वगैरह के माध्यम से अगर हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं तो वहाँ पर कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा होता है। बट बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन की तुलना में रेलवे में जो है, रेल के थ्रू कार्बन एमिशन जो है, CO2 का जो एमिशन है वो कम होता है, ठीक है। बाकी सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे, अगर उनसे तुलना की जाए तो रेल जो है वो पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचाता है। तो वही बोलते हैं कि एक तीर से दो निशाने लगेंगे यहाँ पर। अगर हम रेलवे में ये जो सामान लाने ले जाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करें, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दें, तो दो फायदे होंगे। एक तो हमारा ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो भी कम हो जाएगा, और दूसरा जो ये हमारा CO2 का एमिशन सबसे ज़्यादा जो हो रहा है थ्रू ट्रक्स वगैरह, यानी कि रोड कनेक्टिविटी या रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि अभी आने वाला जो बजट है उसमें क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने एक दिन एडिटोरियल डिस्कस किया था तो मैंने उसमें बात भी की थी कि जब भी बजट आता है तो नए नए चीज़ें क्या शामिल होनी चाहिए और किन मुद्दों के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में बात की जाती है अलग अलग एडिटोरियल के थ्रू। और हमने प्रीवियस क्लास में देखा भी था कि एक एडिटोरियल में बात की गई थी कि कमी कहाँ पर आ रही है। बजटिंग हम क्या करते हैं जनरली, जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है उसको अलग बजटिंग करते हैं, हम रेलवे डिपार्टमेंट है उसको अलग बजटिंग कर रहे हैं, उसको अलग पैसे दे रहे हैं, हम एग्रीकल्चर सेक्टर उसको अलग पैसे दे रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सारे सेक्टर्स आपको क्या दिखाई देंगे, अटैच दिखाई देंगे, इंक्लूडेड हैं एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आप रेलवे में बजट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि कुछ पैसा आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए और इन फूड ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए भी अलग से रेलवे को देना पड़ेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, चीज़ें कंबाइंड हो जाएंगी। मतलब कि हर एक मंत्रालय को अलग अलग पैसा देना, कब देना, जब आपको दिखाई दे कि हर मंत्रालय जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आपको उस दिशा में ध्यान दे करके क्या करना होगा, बजट में मनी अलॉट करनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मुद्दा क्या था कि पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस हो रहा है, जो हानि हो रही है किसानों को, उससे रिलेटेड था। कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं, स्टोरेज से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, स्टैंडर्ड से रिलेटेड और ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी से रिलेटेड। फिर हमने बात की कि रेलवे जो है उसमें किस तरीके का रोल अदा कर रहा है। तो 75 to 90% का अब जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली
पेरिसेबल कमोडिटीज़, जैसे कि आपका जो खराब होने वाली कमोडिटीज़ हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है थ्रू रेल। तो रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देने की ज़रूरत है, साथ के साथ में कोल्ड स्टोरेज सिस्टम रेलवे के अंदर भी बनाने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम काम कर लेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो ये लॉस हमारा कम हो जाएगा और दूसरा कार्बन एमिशन जो है वो भी कम हो जाएगा, तो पर्यावरण को भी इससे क्या होगा, कम से कम नुकसान होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा एडिटोरियल क्या है और उसमें क्या क्या बेसिक पॉइंट्स थे। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये जो है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और बेसिकली बात है ये GS3 से रिलेटेड। यहाँ पर बातें क्या की जा रही है, बोला जा रहा है स्टेट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं? फॉर्मल सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स के थ्रू क्या होते हैं, एक तरीके से चलाए जाते हैं, जैसे कि लेबर लॉज वगैरह हो गया है, कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट है। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर रन किया जाता है। किस तरीके से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन होगा, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो कि काम कर रहा है, वर्कर है, तो उसको क्या सोशियो इकोनॉमिक एक तरीके से बेनिफिट्स मिलेंगे, इन सब चीज़ों के लिए अलग से लॉ बने होते हैं। बट इनफॉर्मल सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जिसके ऊपर में रेगुलेशन रूल्स के थ्रू, एक्ट्स के थ्रू कहना चाहिए, वो कम होता है। इसी वजह से हमेशा जो है ये इनफॉर्मल सेक्टर कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड होते हैं। बट इंडियन इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी यही करते हैं, क्योंकि इसमें जनरली कम स्किल की ज़रूरत होती है और इस वजह से साथ के साथ में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गया, जहाँ पर आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। यहाँ पर डिग्री की ज़रूरत कम और मेहनत जो है वो इंसान क्या मेहनती होना चाहिए, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ही इन्वॉल्व दिखाई देंगे। फॉर्मल सेक्टर्स वगैरह या फिर IT सेक्टर्स वगैरह, वहाँ पर आपको डिग्री चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए एक स्किल चाहिए। बट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जनरली कम स्किल से भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में अभी बात की जा रही है कि अभी जो है 2015 के बाद से क्या किया गया है, फिर से ये सर्वे लाया गया है 2022-23 तक के लिए। और यहाँ पर 7 सालों के बीच में कौन सा गैप, क्या गैप है, इसके बारे में ये पूरा बात की गई है और क्यों ये गैप निकल करके आ रहा है इसके बारे में, और इसके ऊपर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये पूरा जो डाटा है वो कौन लेकर के आया है, यहाँ पर एनुअल सर्वे ऑफ यूनिकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस करके एक डाटा निकाल के आया है, ठीक है। और यूनिकॉर्पोरेटेड के बारे में हमने पहले भी बात की है। ऐसी जॉब्स होती हैं जो क्या होती हैं, घर के लेवल पे भी स्टार्ट की जा सकती हैं। बिल्कुल एक व्यक्ति जो है अपने घर में ही इन सारी चीज़ों को स्टार्ट कर लेता है, अपने लेवल पे, अपना खुद का एक तरीके से ओनरशिप ले करके। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर अभी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और हाउस होल्ड हैं, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है। मतलब ऐसे MSMEs जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और अगर बात की जाए इंडियन इकोनॉमी में तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है कि अगर आउटपुट की हम बात कर लें तो यहाँ पर आउटपुट जो है जो हाफ ऑफ द इकोनॉमी जो है वो ऑलमोस्ट इन सेक्टर से, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहा है और लगभग 2/3 जो लोग हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में आपको पूरे देश का 2/3 हिस्सा काम करता हुआ भी दिख रहा है और जो पूरी हमारी इकोनॉमी है उसका 50% जो है वो इसी इनफॉर्मल सेक्टर से निकल करके आ रहा है। लेकिन अभी ये जो 7 सालों का डाटा शो हुआ है उसमें बताया गया है कि लगभग 16.45 लाख जॉब्स जो हैं वो डिक्लाइन हुई हैं, ख़त्म हुई हैं इस इनफॉर्मल सेक्टर्स में। और स्पेशली कौन से सेक्टर्स में, तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण करना किसी भी चीज़ का, तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी सामान है जैसे कि आपके डे टू डे लाइफ में जो इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेड, इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है वो जॉब लॉस देखा गया है। ये एक एनुअल रिपोर्ट में बात सामने आई है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये जो पूरा एडिटोरियल है वो बात कर रहा है कि एक ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर जो इकोनॉमी को, हाफ ऑफ द इकोनॉमी जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इसमें आपकी जॉब में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है 16.45 लाख का जो है वो जॉब डिक्लाइन देखा गया है। स्पेशली कौन से सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते दिखाई देते हैं, उसी सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा जॉब लॉस हो रहा है। तो ये जो है डाटा एक तो एनुअल सर्वे ऑफ यूनिकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस करके सर्वे है और ये जारी किसने किया है, सैंपल जो है वो जारी किया गया है NSSO के द्वारा। जो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या काम करती है, एक ऑफिस है NSSO और ये हमारे इंडिया में जितने भी कहना चाहिए कि सांख्यिकी से रिलेटेड डाटा जो है वो जारी करता है, ठीक है। और NSSO की रिपोर्ट के ही अनुसार ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। अब बात की गई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब होता था उसमें जॉब डिक्लाइन क्यों हो रहा है। तो उसमें जॉब डिक्लाइन
डिक्लाइन होने के कारण है, एक तो है आपका क्या, सबसे पहली बात है कि यूनिकॉर्पोरेटेड जॉब्स बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो पहला कारण कैसे डिक्लाइन हो रहा है कि जो लोग हैं वो अब अपने लेवल पे ही काम शुरू कर रहे हैं। अब वो सिस्टम चला गया है कि एक आपने छोटा सा उद्योग खोला और उसमें आपने 4 लोगों को नौकरी दे दी। अब जो लोग हैं वो जो पहले इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे किसी के अंडर, वो खुद से ही क्या कर रहे हैं, खुद से ही अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जैसे सेक्टर्स हैं यहाँ पर आपको जॉब लॉस दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ प्रमोट हो रही हैं। लगभग 60% जो महिलाएं हैं, 60 to 64% महिलाएं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई दे रही हैं। स्पेशली पोस्ट कोविड तो ये सारी चीज़ें बहुत हो गई हैं, क्योंकि कोविड-19 में जो इकोनॉमी थी, हर परिवार की जो है वो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। जैसे ही कोविड का लॉकडाउन हटा, जो घर के मेल है ना वो घर से निकले और घर से निकले जॉब के लिए फिर से इधर उधर भागना शुरू किया। और जो हमेशा ऐसा होता है कि जब किसी फैमिली में, स्पेशली गांव एरियाज़ में, जब किसी फैमिली में जो मेल होता है वो जॉब के लिए शहरों में चला जाता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर की पूरी जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं के ऊपर में आ जाती है। तो यहाँ पर यही 1-2 कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जॉब लॉस हो रहा है। बाकी ये आंकड़ों के थ्रू बताया गया है इसमें कि कब 2015 के पहले क्या सिनेरियो था, 2015 के बाद जो है वो कितना डिक्लाइन हुआ है। तो ये आंकड़े हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतने सारे आंकड़ों को हम याद भी नहीं रख पाएंगे, लेकिन मोर और लेस चीज़ें जो क्या है वो यही है कि कहीं ना कहीं जो जॉब है वो लोग अब क्या हो रहे हैं, जॉब सीकर के जगह पे खुद जो है वो ओनर बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, ये जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साथ के साथ में 2-3 फैक्टर्स के बारे में बात की गई है जिसकी वजह से इकोनॉमी इतनी ज़्यादा सफ़र कर रही है। सबसे पहले तो डीमोनेटाइजेशन, और ये NSSO का ही डाटा है जो कि केंद्र सरकार का ही एक तरीके से क्या है, कार्यालय है। तो खुद केंद्र सरकार की कोई संस्था जो है वो बता रही है कि जो नोटबंदी हुई है उसकी वजह से भी जो है ये पूरा इकोनॉमी है वो गलत तरीके से इफेक्ट हुआ है। दूसरी बात है जीएसटी जो है जुलाई 2017 में लगाया गया था 1 जुलाई को, और जीएसटी की वजह से भी नुकसान हुआ है। और तीसरा चीज़ है कोविड-19। तो पता ही है सबको कि कोविड-19 ने कितने बड़े लेवल पे इंडियन इकोनॉमी को हार्म किया है। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, स्पेशली डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और तीसरा है आपका कोविड-19 पेंडेमिक, इन 3 चीज़ों की वजह से ही क्या हुआ है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 7 साल की जो ये ग्रोथ हुई है ना, 2015 के बाद से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं, और स्पेशली 2020 के बाद से जब कोविड-19 आया है इसके बाद से जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। मतलब इंडियन इकोनॉमी में जॉब वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको कम दिखाई दे रहा है या फिर लॉस्ट होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है व्हाट आर यूनिकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। तो मैंने बता दिया यूनिकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस हैं क्या। बेसिकली ये MSMEs ही होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, अपने ओन लेवल पे शुरू की जाती हैं, जिसमें एक परिवार के सदस्य ने चीज़ों को शुरू किया, उसमें बाकी 4-5 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। उन 4-5 लोगों को चूँकि वो एक ही फैमिली मेम्बर हैं, एक ही फैमिली के मेम्बर होने की वजह से उनको पैसे वगैरह अलग से वेजेस वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से भी जॉब लॉस हो रहा है। अगर आप देखिए कि एक काम के अंदर में किसी व्यक्ति जो कि कभी कंपनी में या फिर किसी फैक्ट्री में काम करता था, उसने अपने लेवल पर जॉब शुरू किया, लेकिन वो जॉब जो है वो खुद तो कमा रहा है और उसके साथ साथ उसकी फैमिली के 4 लोग उसको हेल्प कर रहे हैं, बट वो उन फैमिली के 4 लोगों को पे तो करेगा नहीं हमेशा, और फैमिली मेम्बर्स लेंगे भी नहीं। इस वजह से आपको ये जो डाटा है वो निकल करके आ रहा है कि जॉब लॉस हो रहा है इंडिया के अंदर। फिर बोला गया है व्हाट इज़ ट्रेंड अक्रॉस सेक्टर्स। तो यहाँ पर बात की गई है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे बात की गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है कॉन्ट्रैक्टिंग देखी गई है, 9.3% की कमी देखी गई है यहाँ पर 2015-16 से लेकर के 2022-23 में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो आपको हालत सबसे ज़्यादा ख़राब दिख रही है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर कि वर्कर्स की क्या चीज़ें हैं, तो वर्कर्स भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में धीरे धीरे घट रहे हैं क्योंकि सब ओन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात बोली गई है अगर ट्रेड सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो दिखाई दे रहा है, लगभग 2% का डिक्लाइन जो है वो ट्रेड सेक्टर में भी देखा गया। व्यापार के लेवल पे भी आपको 2% का डिक्लाइन देखा गया है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि जो सर्विस सेक्टर्स है ना, सर्विस सेक्टर जो है उसमें कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो एक तरीके से और भी ज़्यादा ख़राब है। बेसिकली यहाँ बात की गई है सर्विस सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डेड इंक्रीज। तो यहाँ पर बात की गई है कि सर्विस सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ में है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड जो है वो आपको ख़राब दिखाई
दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि सर्विस सेक्टर जो है वो इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप समझ लीजिए इंडियन इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है वो सर्विस सेक्टर की वजह से कर रही है। इसलिए बोला जा रहा है कि ग्रोथ हो रही है बट जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। तो जॉबलेस ग्रोथ होने का कारण यही है कि सर्विस सेक्टर तो बूम कर रहा है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, जो कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, ये जो है इंडस्ट्री वाले एरियाज़, यहाँ पर जो है आपको डिक्लाइन की स्थिति दिखाई दे रही है, प्रोडक्टिविटी की कमी की स्थिति दिखाई दे रही है। इस वजह से बोला जा रहा है कि अलग अलग डाटा शो करते हैं कि इंडिया में इकोनॉमी तो काफ़ी ग्रो कर रही है बट फिर इतना जॉबलेस स्थिति निकल करके क्यों आ रही है, क्योंकि जो ग्रोथ हो रहा है वो सर्विस सेक्टर की वजह से हो रहा है। सर्विस सेक्टर में जो है 19% का जो है उछाल देखा गया है और इसकी वजह से ही जो है इंडियन इकोनॉमी बूम कर रही है। बाकी अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कट हो रहा है, ट्रेड में जॉब कट हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली एक एनालाइजिंग आपको फैक्टर देती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जॉबलेस ग्रोथ के बारे में आपका क्या कहना है या क्यों ये हो रही है, तो आपके पास में बेसिक पॉइंट्स हैं कि सर्विस सेक्टर में चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी जुड़ी हुई है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने डे टू डे लाइफ में लाइवलीहुड के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसमें आपको जॉब कट दिख रहा है। साथ के साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक अपनी समझ विकसित करनी है। बोला गया है व्हाट डू द डाटा आउटपुट शोज, तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो GVA है पर एंटरप्राइजेज वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ हुआ है। ग्रॉस वैल्यू जो एडिशन होता है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वर्कर्स जो हैं उनमें भी क्या हो रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन इंक्रीज़ हो रहा है, बट जॉब कट की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या है, दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी कि ग्रोथ तो है बट वो जॉबलेस ग्रोथ है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई है। दूसरी बात है वाई आर दीज सर्वे रिजल्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये सर्वे रिजल्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 2015 के बाद से हमने क्या किया है, अच्छे तरीके से डाटा जो है वो लेकर के ही नहीं आए हैं हम, और पिछले 7 सालों में जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज उसमें देखा गया है। तो कभी ना कभी एक सही प्रोजेक्शन करने के लिए, सही नीति बनाने के लिए, अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है इसके बारे में बात करने के लिए आपके पास लेटेस्ट डाटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये जो सर्वे है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है व्हाट हेडलाइन ट्रेंड्स टू द डाटा शो, तो यहाँ पर हमने वही बात की है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड में स्पेशली जो है वो क्या है, जॉबलेसनेस दिखाई दे रही है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये जो है इस पूरे जो हेडलाइन है, ये जो ट्रेंड है वो उसका डाटा जो है वो शो करता है। अगली बात की गई है व्हाट हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयड अक्रॉस स्टेट, तो यहाँ पर बात की गई है स्टेट्स के हिसाब से। अगर 34 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज यानी कि 28 और 8 हम सभी को मिला दें तो लगभग यहाँ पर देखा गया है कि 18 जो हैं यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिक्लाइन की स्थिति दिख रही है। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है। साथ के साथ में नेशनल सैम्पल सर्वे जो है 73rd राउंड का, उसमें भी बात की गई है कि जो यूनिकॉर्पोरेटेड जो एंटरप्राइजेज हैं उसमें भी जो है जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। तो ये मोर और लेस सभी स्टेट्स में हो रहा है। 10-12 स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 10 स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर लगभग 24 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको जॉब में सबसे ज़्यादा कटौती या कमी दिखाई दे रही है। इसमें स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज दोनों ही शामिल है, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका सिनेरियो है जो कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है, और अगर बोला जा रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है तो क्यों हो रही है। अगला जो ये टॉपिक है ये भी बिल्कुल उसी से ही रिलेटेड है। ये द हिंदू का आर्टिकल है और जो पहले मैंने डिस्कस किया वो इंडियन एक्सप्रेस का है। बात यही की जा रही है कि जो अपना एनुअल सर्वे निकल करके आया है और यूनिकॉर्पोरेटेड सेक्टर में ये जो डिक्लाइन आ रहा है इसके बारे में ही ये बात करा है, बट यहाँ पर जो है वे फॉरवर्ड चीज़ें बताई जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ILO की रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही है जैसा कि अभी हमारा NSSO का एनुअल सर्वे आया है, और इन दोनों रिपोर्ट की अगर तुलना करें ना तो दिक्कत जो है वो यही है कि जॉब जो है वो कम हो रही है। और जॉब कम क्यों हो रही है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, इसकी वजह से हमें मालूम है कि यहाँ पर स्किल्ड लोगों की कमी है। इंडिया के अंदर में हमारा तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं ना कि जो उनको डिग्री भी मिली हुई है, उनके पास भी अगर उनको तुरंत भेज दिया जाए किसी कंपनी में काम करने के लिए तो वो शायद उनको पहले ट्रेन करना पड़ेगा, तभी जा करके वो काम को कर पाएंगे। मतलब हमारा एजुकेशन का लेवल अलग है और जो काम में एक्चुअल डिमांड है उसका जो लेवल है वो बहुत अलग अलग है। और यहाँ पर जो हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तकनीक के ऊपर ध्यान बहुत दे रहे
हैं, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं। अभी आप देखेंगे कि जहाँ पर काम मैनुअल पहले होता था वहाँ पर अब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, और जहाँ पर कभी 20-22 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी अब वहाँ पे 10-12 लोगों से ही काम हो जा रहा है। तो इस वजह से भी जॉब जो है वो कट हो रही हैं, ठीक है। और इस वजह से भी लोग जो है अब क्या है, एग्रीकल्चर, उनके पास यही ऑप्शन बचता है कि या तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ चल जाएं या फिर वो क्या करें, खुद का ही कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो जब आप टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं। इसकी वजह से भी ये जो जॉब है वो उसमें कटौती देखी जा रही है। बेसिकली ये जो है आर्टिकल सेम चीज़ें बातें करता है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू एडिशन है। यहाँ पर वैल्यू एडिशन एक कहना चाहिए कि आपको वे फॉरवर्ड चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर बोला गया है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, वो टेक्नोलॉजी वर्कर्स को हेल्प करने के लिए होनी चाहिए, उनकी जॉब में कटौती करने के लिए नहीं। मतलब कि आप अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को बड़ी बड़ी कंपनियों में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतना ही अप्रूव करिए जिससे कि किसी वर्कर की हेल्प हो जाए, उसका काम करने का घंटा थोड़ा सा कम हो जाए भले, ना कि ऐसे कर दीजिए कि बिल्कुल आप वर्कर की जगह उसको रिप्लेस ही कर दीजिए। अभी हमने रिसेंट में कल परसों की एक न्यूज़ है, मे बी साउथ कोरिया या फिर मे बी साउथ कोरिया में ही, मुझे आई एम नॉट श्योर, वहाँ पर एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली है काम की ज़्यादा बर्डन की वजह से। तो सोच लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में एक रोबोट को हायर कर रहे हैं जो कि इंसानों की जगह ले रहा है, और रोबोट खुद भी काम के बर्डन की वजह से सुसाइड कर रहा है। तो ऐसी जगह पे चीज़ों को शामिल ही क्यों करना भाई। आप जो है उस रोबोट को वर्कर्स की हेल्प करने के लिए रखिए, उनका काम थोड़ा आसान करने के लिए रखिए, ना कि उसको रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर एक वैल्यू एडिशन, आपको वे फॉरवर्ड चीज़ें, एक सॉल्यूशन दिया गया है कि ये जो सिनेरियो है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोनों ही आर्टिकल मर्ज करके मोर और लेस एक ही बात है, यहाँ पर एक वैल्यू एडिशन है आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन हम एक कल करेंगे ज़रूर, जिसमें हम स्पेशली जो इकोनॉमी में ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, और वहाँ पर हम मेंस का एक क्वेश्चन भी करेंगे। अगला जो आर्टिकल है ये वाई डज महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल स्टेपुलेट। यहाँ पर बात की जा रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक पब्लिक सिक्योरिटी बिल लेकर के आए हैं, वो सेफ्टी बिल लेकर के आए हैं, और यहाँ पर बात की गई है कि ये जो बिल है उसका अपोजिशन पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा अपोज कर रही है। अब बात क्या है, ये जो सेफ्टी बिल है बेसिकली लाया क्यों गया है, नक्सलिज्म को क्या करने के लिए, जो अर्बन एरियाज़ में नक्सलिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए। हमें मालूम है कि अगर हम इंडिया का मैप देखें तो यहाँ पर इंडिया के मैप में आपको ये महाराष्ट्र, एमपी, यहाँ पर ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये वाले नीचे आंध्रा, तेलंगाना, ये वाले जो एरियाज़ हैं ना, आपको सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म यहीं पर दिखाई देता है, ठीक है। और ये सारे जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो एक स्टेट में अगर नक्सलिज्म है तो बाकी सारे स्टेट जो हैं उसके आसपास के वो अफेक्ट होते हैं। फिलहाल ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेकर के आई है MSPS एक्ट, MSPS का फुल फॉर्म क्या है, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो MSPS एक्ट 2024 का जो ये एक्ट आया है ना, इसमें चीज़ें क्या है कि अब जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, इसको भी नक्सलाइट ग्रुप घोषित किया जा सकता है। और बिल्कुल UAPA की तरह, जैसे कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, तो UAPA की तरह ही बिल्कुल महाराष्ट्र में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर अपोज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास UAPA तो है ही, UAPA के तहत भी तो हम यही काम करते हैं कि अगर कोई सस्पेक्ट हमें लगता है, कोई व्यक्ति या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने UAPA में अभी रिसेंट में अमेंडमेंट किया है, पहले व्यक्तियों के ऊपर में चीज़ें थी, अब हमने क्या किया है, व्यक्तियों और ऑर्गेनाइजेशन हम दोनों को ही क्या कर सकते हैं, अनलॉफुल घोषित करके उनको क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बोला जा रहा है कि ऑलरेडी जब UAPA है तो फिर ये नया सेफ्टी बिल लाने की ज़रूरत क्या है। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि इस तरीके का बिल और कौन कौन से स्टेट लेकर के आए हैं, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म का प्रभाव रहेगा वैसे ही स्टेट जो हैं वो इन सारी चीज़ों को करेंगे। तो स्पेशली जो आपका तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर ऑलरेडी इस तरीके का बिल लाया गया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो यही अपनी दलील दे रही है कि भाई हमारे आसपास के जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी तो ऐसा काम किया है, उनके पास भी तो UAPA है, बट फिर भी वो उन चीज़ों के ऊपर में काम कर रहे हैं और यहाँ पर अच्छे रिजल्ट भी देखे जा रहे हैं। आंध्रा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, भले अभी नक्सलिज्म बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन कंट्रोल ज़रूर हो गया है इस स्पेशल सिक्योरिटी बिल की वजह से।
तो बेसिकली अर्बन एरियाज़ में जो है यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज़ हैं कि कुछ क्राइटेरियाज़ होंगे, अगर उनके हिसाब से अगर ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्था सस्पेक्ट लग रही है तो उसको क्या किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा। अभी हम उन क्राइटेरियाज़ के बारे में भी बात करेंगे। और बेसिकली इस सेफ्टी बिल के तहत में क्या किया गया है, पूरा ये जो एक्ट होगा ना, इसको नक्सलिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी उसको कॉग्निजिबल जो है वो क्या कह दिया गया है, ऑफेंस बना दिया गया है। मतलब कि गैर जमानती होगा ये, और संज्ञेय जो बोला जाता है ना कि बहुत ही हीनियस क्राइम, उस तरीके की चीज़ें होंगी। अब नॉन बेलेबल होगा, अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो उसको किसी भी कंडीशन में बेल नहीं मिलेगी, या तो 2 से 7 साल की सज़ा या फिर 2 लाख से 5 लाख की पेनल्टी, यही चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये चीज़ें इसलिए लेकर के आई है सो दैट क्या हो सके, जो अर्बन एरियाज़ हैं, हाउसेज़ हैं और अर्बन डेंस एरियाज़ हैं, वहाँ पर नक्सलिज्म को कंट्रोल किया जा सके। इसमें 4 क्राइटेरियाज रखे गए हैं जिनके ऊपर में बात की गई है। और अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में पहले भी इस तरीके का कानून है 1999 का, जिसमें यहाँ पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999, जिसको मकोका बोला जाता है, ये भी ऑलरेडी इसी तरीके की चीज़ों के लिए काम करता है। लेकिन अब जो है जो लॉ बनाया गया है सिक्योरिटी बिल, इसको और ज़्यादा क्या कर दिया गया, मजबूत कर दिया गया है कि बेल नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल होगा, साथ के साथ में पेनल्टी वगैरह भी होगी। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज़ क्या हैं, अगर कोई व्यक्ति जिसको ऐसा लगेगा, यहाँ पर क्राइटेरियाज़ क्या क्या दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति जो ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल हो सकता है या फिर नक्सलिज्म को प्रमोट कर सकता है, उसको डिटेंड किया जाएगा। साथ के साथ में अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है उसको पकड़ा जाएगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके का काम कर रही है उसको पकड़ा जाएगा। और साथ के साथ में अगर कोई व्यक्ति फंडिंग कर रहा है नक्सलिज्म को तो उसको भी क्या किया जाएगा, इस तरीके से डिटेन किया जाएगा इस एक्ट या फिर बिल के तहत। अभी तो ये बिल है, अभी ये पास नहीं हुआ है, बट अगर ये पास हो जाता है तो डेफिनेटली इन चारों क्राइटेरियाज के ऊपर में काम किया जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी को क्या करने के लिए, ठीक रखने के लिए इन सारे तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और ऑलरेडी 4-5 जो स्टेट्स हैं वो ऐसा काम कर चुके हैं, स्पेशली अर्बन नक्सलिज्म को रोकने के लिए, शहरी क्षेत्रों में अर्बन नक्सलिज्म को रोकने के लिए। तो महाराष्ट्र कर रहा है तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। बट यहाँ पर चीज़ें ये हैं कि ऑलरेडी यूएपीए है, तो यूएपीए होने के बाद ये चीज़ क्यों लाई गई है, यूएपीए में बेसिकली ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति को डिटेन किया गया है तो उसके लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाना पड़ता था, सो दैट वो जो ट्रिब्यूनल में व्यक्ति जो है जो कि हाई कोर्ट के जज बनने की पात्रता रखते हैं, वो क्या करते थे, ट्रिब्यूनल के थ्रू क्या करते थे, एग्जामिन करते थे कि जो डिटेंड किया गया है जिस व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को, वो सही तरीके से मतलब सारे प्रोसेस को फॉलो करके किया गया है, नहीं वाकई में वो व्यक्ति कल्प्रिट है या नहीं। बट यहाँ पर जो नया सेफ्टी बिल आया है इसमें क्या किया गया है कि 3 जजों की एक ग्रुप बना दी गई है। बेसिकली ऐसे लोग जो हाई कोर्ट में जज बनने की पात्रता रखते हैं उनका एक पैनल होगा और वो पैनल डिसाइड करेगा कि किसी व्यक्ति को डिटेन करना है नहीं करना है। तो ट्रिब्यूनल बनाने पे काम जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसका प्रोसेसिंग जो है वो टफ़ हो जाती है। बट अगर कोई पैनल है तो वो जल्दी से एग्जामिन करके और चीज़ों को बता देगा। तो इस तरीके से थोड़े बहुत जो है माइनर चेंजेस हैं, बाकी यूएपीए की तरह ही है ये। बट ये महाराष्ट्र ने खुद का किया है अपने ओन लेवल पे, बाकी सारे स्टेट्स को, अपने जो कि नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो ये जो बिल है अभी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हो रही है, अभी देखते हैं कि ये बिल पास होता है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या है। और ये जो अर्बन नक्सलिज्म है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में भी। इसको ठीक करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने वही बात की कि जो MSPS जो एक्ट है उसमें क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए। तो देखिए, किसी गैर कानूनी संगठन का सदस्य अगर कोई है, किसी गैर कानूनी संगठन का सदस्य है और वो धन भी जुटा रहा है उसके लिए, इन सारी चीज़ों के आधार पर क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है। 4 तरीके के क्राइटेरियाज़ हैं इसमें बेस। तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस पर एक अच्छी समझ विकसित करने की मैंने कोशिश की है और मैं इसमें सफल रही होंगी, आई होप सो। और अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।